ऑफ यू। हाँ तो बेटा अपना जो है थर्ड चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की अपन बात कर रहे थे। तो अपन इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो किस तरह से जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, और वो 2 फेजेस में डिवाइडेड थी। फर्स्ट फेज की अपन ने बात कर ली थी कि फर्स्ट फेज में जो है उदारवादी थे, ठीक है। अब सेकेंड फेज की अपन बात करें तो सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपन बात करेंगे। इसके सेकेंड फेज की, फर्स्ट फेज की तो अपन ने बात कर ली थी ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फेज में अपने लिबरलिज्म थे, ठीक है। अब देखो इसमें ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th century, द बिगिनिंग ऑफ 20th century, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल विद एक्सट्रीमिस्ट व्यूज बिगेन टू राइज इन द कांग्रेस। अब देखो जैसे ही मतलब जो 19th century थी, 19वीं सदी थी, वो खत्म होने वाली थी और 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो नेशनल कांग्रेस में क्या शुरू हो गया, एक मतभेद सा जो है शुरू होने लग गया। लोगों का जो कांग्रेस में प्रभाव क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब देखो split began in the Congress at the time when the conflict took place between the extremist reforms on Lokmanya Tilak issue of social reforms। अब देखो जो नेशनल कांग्रेस थी उसमें सोशल रिफॉर्म्स को लेकर जो लोकमान्य तिलक के जो मतलब विचार थे उनको लेकर मतभेद शुरू हो गया, विवाद शुरू जो है हो गया। अब लोकमान्य तिलक का क्या मानना था, Tilak was the view that there can be no social reform, development, purposeful education, and provisional life full of nationalism without स्वराज्य। लोकमान्य तिलक का ये मानना था कि विदाउट स्वराज्य, बिना स्वराज्य के ना तो अपन जो है क्या कर सकते हैं, कोई सामाजिक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। स्वराज्य का मीन आप जानते हो, स्वराज्य का मीन ये होता है मतलब जो सेल्फ रूलिंग, ठीक है। सेल्फ रूलिंग का मीन ये हो गया हमारे ऊपर जो रूलिंग है वो हम खुद ही करें। यहाँ पे किसकी रूलिंग थी, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की रूलिंग नहीं, सेल्फ रूलिंग ही क्या होती है, स्वराज्य होता है। तो उनका ये कहना था कि जब तक हम अपने ऊपर खुद शासन करने की ना सोचेंगे या हमारा जो शासन है उस पर हमारा खुद का अधिकार जब तक नहीं होगा तब तक ना तो हम कोई सामाजिक सुधार कर सकते हैं, ना ही कोई पर्पसफुल एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, ना ही डेवलपमेंट हो सकता है, ना ही विकास हो सकता है, ना ही जो है मतलब प्रोविजन ऑफ ए लाइफ फुल ऑफ नेशनलिज्म, ना ही नेशनलिज्म की कोई लाइफ हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय जीवन परिपूर्ण हो सकता है किसके बिना, स्वराज्य के बिना, ठीक है। लोकमान्य तिलक का ये मानना था कि स्वराज्य के बिना ना तो विकास हो सकता है, ना ही पर्पसफुल एजुकेशन हो सकती है, ना ही जो है मतलब पूरी तरीके से राष्ट्रीय जीवन पूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है, स्वराज्य की आवश्यकता है। और उसी बात को लेकर जो है कांग्रेस में क्या शुरू हो गए, मतभेद शुरू हो गए थे। इसके बाद देखो 4 मेजर कांग्रेस लीडर नेमली लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एंड लाला लाजपत राय हेडेड दिस मूवमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सेकंड फेज के जो मैन लीडर्स थे, ठीक है, सेकंड फेज के जो मैन लीडर्स थे इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो कौन हो गया, लोकमान्य तिलक हो गया, सॉरी एक देखो लोकमान्य तिलक, इसके अलावा देखो लोकमान्य तिलक, इसके ये हो गया बिपिन चंद्र पाल,
ठीक है, अरविंद घोष, अरविंद घोष और था लाला लाजपत राय। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जो हैं क्या थे, इसके मेन लीडर्स थे। ओके बेटा, अब देखो इसमें in the programs of the extremist movement, emphasis was laid on renouncing imported goods, adopting Indian goods, nationalistic education and सत्याग्रह। इसमें ये जो सेकेंड फेज था, इन्होंने जो है न्यू जो मूवमेंट शुरू किया उसमें क्या किया, रिनाउंसिंग इम्पोर्टेड गुड्स, जो आयात किया हुआ जो मतलब जो सामान था उसको रिनाउंसिंग शुरू कर दिया। रिनाउंसिंग का मीनिंग होता है बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो विदेशी माल का बहिष्कार होने के बाद स्वदेशी जो माल था, गुड्स था, उसको स्वीकार करना शुरू किया और राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर क्या दिया गया, बल जो है दिया गया। नेशनलिस्ट एजुकेशन का मीनिंग होता है राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर जोर दिया गया। मतलब विदेशी जो सामान था उसको रिनाउंसिंग किया गया, उसका बहिष्कार किया गया और जो मतलब एक्सेप्ट किया गया इंडियन गुड्स को, इंडियन भारतीय जो माल था उसको स्वीकार किया गया, उसको अंगीकार किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनलिस्ट एजुकेशन थी उसको बढ़ावा दिया गया और सत्याग्रह को भी जो है बढ़ावा दिया। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज सो दैट द इंडियंस कुड गेट ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सर्व। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, जो मतलब भारतीय उद्योग थे उनको भी उन्होंने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया और भारतीयों को कार्य व सेवाओं का क्या दिया गया, इसमें अवसर प्रदान किया गया। मतलब इन इंडस्ट्रीज में जो मेन पोस्टेस थी उनमें ब्रिटिशर्स वर्क कर रहे थे, तो उनको हटाकर इन्होंने जो है किनको अधिकार दिया, इंडियंस को जो है इनमें काम करने का अपॉर्चुनिटी दी गई, अधिकार दिया गया। दे आल्सो बिलीव दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड एंड इन्वॉल्वड ऑफ स्टूडेंट इन सर्विसेज इन नेशन वॉज रिक्वायर्ड। अब देखो, ये इस चीज़ में भी विश्वास करते थे कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके बजाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो है फॉर्मुलेटेड की जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए, ताकि शिक्षा योजना, ताकि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जा सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। ये मानते थे कि गवर्नमेंट कौन थी उस वक्त, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, तो उनकी जो इंस्टीट्यूट थे उनको तो बंद किया जाना चाहिए और उनकी जगह पर जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो शुरू किए जाने चाहिए, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनको देश सेवा में लगाया जा सके। ठीक है बेटा, ये इसके क्या थे, प्रमुख कार्य थे। ये चीज़ समझ में आई। सेकेंड फेज के प्रमुख लीडर्स कौन कौन से थे, लोकमान्य तिलक, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। ठीक है, अब देखो, लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं, आप जानते हो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी इसको बोलते हैं। तो इसमें बताया भी गया लाल पाल बाल, लाल हो गया, ये पाल हो गया और बाल कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक उन्हें कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को ही। तो लाल पाल बाल हो गए और एक अरविंद घोष, ये चार इसमें प्रमुख लीडर थे सेकंड फेज के। ये आपको ध्यान में रखना है, सेकंड फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन कौन थे। अब देखो होम रूल मूवमेंट। ठीक है, इसमें देखो फ्रॉम 1915 मिसेस एनी बिसेंट डिक्लेयर्ड टू फॉर्म द होम रूल लीग ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश होम रूल लीग। इन्होंने आयरिश होम रूल लीग के आधार पर इन्होंने जो है 1915 में एनी बिसेंट ने होम रूल लीग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, कौन से मॉडल के आधार पर, आयरिश होम रूल लीग के आधार पर जो है क्या कर दिया था, ये शुरू किया। ठीक है,
इसे स्वशासन आंदोलन भी जो है कहते हैं। होम रूल मूवमेंट का मीन क्या हो गया? स्वशासन आंदोलन। ये शुरू किसने किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और कब शुरू किया गया था? 1915 में। ठीक है बेटा, ये तो समझ में आ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट हो गई। इनके वर्क कौन कौन से थे ये आपको बता दिए गए हैं। रिनाउंसिंग मतलब फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामान था उसको रिनाउंसिंग किया गया। एक्सेप्टेड इंडियन गुड्स को एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा जो रिनाउंसिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो थे उनको रिनाउंसिंग उनका भी बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे वो शुरू किए गए। ठीक है, ये इनके प्रमुख कार्य थे। अब देखो इसमें होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1950 में। एनी बिसेंट के एनी बिसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की। कौन से मॉडल पर था ये? आयरिश होम रूल के आधार पर जो है ये बनाया गया था। इन 1916 तिलक एस्टेब्लिश हिज ओन होम रूल लीग इन बेलगांव। अब देखो इसके बाद में 1916 में 1915 में तो किसने बनाया? एनी बिसेंट ने बनाया। ठीक है, 1916 में लोकमान्य तिलक ने भी, ये ध्यान में रखना है, लोकमान्य तिलक एस्टेब्लिश्ड his own home rule league। होम रूल लीग, ये ध्यान में रखना है, इन बेलगांव। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने 1960 में जो है अपना खुद की होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ पर? बेलगांव में। ये ध्यान में रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वर्क इन यूनिसन, दोनों ने मिलकर जो है एक साथ वर्क किया। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज द स्प्रेड टू डिमांड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर फॉर द पीपल। अब देखो दोनों का एक ही टारगेट था, किस चीज़ के लिए? कि डिमांड ऑफ फ्रीडम की जो डिमांड है उसको रेज करना, उसको बढ़ावा देना, उसको स्प्रेड करना, फैलाना। दोनों का एक ही कार्य था कि स्वतंत्रता की जो डिमांड है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको कि दोनों का एक ही टारगेट था कि स्वतंत्रता की जो मांग है उसको लोगों के बीच में क्या देना? बढ़ावा देना। अब देखो आपके अब स्टार्ट होंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो कि 1919 से लेकर 1947 तक थे। उसमें से जो पहला जो आपके शुरू होगा वो है रोलेट एक्ट। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि लोकमान्य तिलक ने अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया बेलगांव में 1916 में, और 1915 में मतलब जो है किसने स्थापना की थी? एनी बिसेंट ने जो है इसकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके बेटा, दोनों का क्या टारगेट था? दोनों का एक ही इंटेंशन था, क्या? कि जो मतलब जो डिमांड है फ्रीडम की उसको स्प्रेड करना, उसको फैलाना लोगों के बीच में। ठीक है, स्प्रेड द डिमांड ऑफ फ्रीडम। अब देखो आप बात करेंगे अपन अब इसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो कि 1919 से लेकर 1947 तक थे।
मूवमेंट्स 1919 टू 1947, 1919 से लेकर 1947 तक जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए, हम जो है बेटा उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें अब देखते हैं अपन कि पहला जो है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट देखो इसमें रोलेट एक्ट क्या था। ठीक है, तो इसमें जो है आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड दैट द इंडियंस वुड बी गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। अब देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया था तो ब्रिटिश जो मतलब गवर्नमेंट थी वो ये एश्योर थी किस बात के लिए कि इंडियंस वुड बी गिवन मैक्सिमम बेनिफिट, कि उन्हें जो है भारतीयों से क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा सहयोग जो है मिलेगा। ठीक है बेटा, भारतीयों से उन्हें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा सहयोग जो है मिलेगा, सुविधाएं दी जाएंगी उनको, भारतीयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में देखो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है चेंजेस हो गई। उसने मतलब इनका जो आर्थिक शोषण था, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके प्रति सबसे ज़्यादा जो कठोर से कठोर नीतियां लगाई गई थी, मतलब इनको बेनिफिट नहीं दिए गए। ठीक है, लेकिन इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया गया, शोषण किया गया। अब देखो बट द रिफॉर्म मेड आफ्टर द एंड ऑफ वॉर वर अनसेटिस्फैक्ट्री, लेकिन जो सुधार किए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो भारतीयों के सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि यदि आप ब्रिटिशर्स का सहयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट वॉर फिनिश हुआ तो इसके बाद में जो है जो उनके द्वारा रिफॉर्म किए गए वो अनसेटिस्फैक्टरी थे, असंतोषप्रद थे। एंड ऑन द कंट्री इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस एंड अदर एक्सप्लॉयटिव मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, बल्कि इनके साथ में जो है आर्थिक शोषण किया गया। ठीक है, और मतलब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस किए गए, बहुत गंभीर या बहुत जो कठोर नीतियां जो है लागू की गई, प्रेस के कठोर नियम और अन्य दमनकारी नीतियां जो है इनके ऊपर लगाई गई थी। समझ में आया? इसके बाद में देखो मतलब जैसा उन्होंने कहा था जस्ट उसके विपरीत इन्होंने काम किया। तो देखो द इंडियन पीपल वर स्टैंडिंग फर्मली इन द पोजिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब देखो इस वजह से जो पीपल्स थे वो क्या हो गए, फर्मली इसके अपोजिशन में खड़े हुए। ठीक है, अब जब खड़े हुए तो विरोध इन्होंने शुरू किया। अब विरोध शुरू किया तो देखो क्या हुआ, द गवर्नमेंट feared a conspiracy and finally it formed a committee under the chairmanship of Sidney Rowlatt in 1970। ये एक्ट कब आया? in 1970। ठीक है, under the chairmanship of Sidney Rowlatt। ठीक है बेटा, in 1917 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रोलेट। रोलेट एक्ट कब आया? 1917 में आया, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो है ये आया था। कारण आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस से जो असिस्टेंस लिया गया था, जो सहायता ली गई थी, उसके बदले उनको ये कहा गया था कि आपको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको बहुत सारे के जो है उपयोगी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, आपका विकास किया जाएगा। लेकिन जस्टिस के विपरीत हुआ और उनका आर्थिक शोषण किया गया, उनके ऊपर दमनकारी नीतियां लगाई गई, प्रेस के कठोर नियम लगाए गए। इसके अपोजिशन में जनता खड़ी हुई और इसी चक्कर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डर पैदा हुआ
और इसके चलते हुए उन्होंने एक रोलेट एक्ट लागू किया और वो किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया गठन, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में किया गया। और कब किया गया, 1917 में जो है ये किया गया था। इतना आपको समझ में आ गया कि क्यों हुआ, क्या रीजन थे, इसको बनाने के क्या कारण थे, वो तो आपको समझ में आ गए। अब देखो, द बिल फॉर्म्ड बाय दिस कमिटी वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑन 17 मार्च 1990। अब देखो, इसके द्वारा ये जो बिल पास करवाया गया विधान परिषद से, वो 17 मार्च 1919 को बिल पास करवाया गया। रोलेट, ये जो बिल पास करवाया गया वो बिल पास कब हुआ, देखो, बिल वॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटर on 17 March 1919। ओके बेटा, ये जो बिल पास किया गया वो कब किया गया, विधान परिषद द्वारा ये जो बिल पास किया गया वो 17 मार्च 1919 को जो है पास किया गया था। ओके बेटा, इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसमें देखो क्या था, अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड बेस्ड ऑन डाउट। ये ध्यान में रखने की चीज है कि रोलेट एक्ट में क्या था, तो इसमें ये था बेटा, अंडर दिस एक्ट, ये ध्यान में रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन कुड अरेस्ट based on doubt। ओके बेटा, ये जो मतलब इसमें इस बिल में ऐसा था कि इसमें ये था कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि पुलिस को शक है, ठीक है, तो उसे क्या कर सकती है, वो अरेस्ट कर सकती है। सच ए पर्सन वुड नो हैव अपीलिएट आर्गुमेंटिव एंड और लीगल एड राइट। अब देखो, इसमें आगे क्या है कि नो सच ए पर्सन would have no appellate argumentative or legal aid राइट। ओके बेटा, किसी भी व्यक्ति को जो है डाउट के बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जा सकता था, और इस प्रकार का पर्सन जो है ना तो अपनी जो है अपील दे सकता था, ना ही कोई दलील दे सकता था, उसे इस प्रकार का जो है कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब अभी वर्तमान में ऐसा है कि यदि हमें पुलिस जो है यदि अपने को अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंतर्गत अपने को जो है जो भी न्यायाधीश है उसके सामने अपने को प्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है। यदि डाउट के बेसिस पर भी अरेस्ट करती है तो भी पहली बात तो उसको जो है लेटर दिखाना पड़ता है कि उसने किससे परमिशन ली है, ठीक है, अरेस्ट करने की। तो लेकिन उस वक्त क्या हुआ, इस रोलेट एक्ट के मतलब अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी व्यक्ति को डाउट के बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जाएगा, और इस प्रकार के व्यक्ति को ना तो अपील करने का अधिकार था, ना दलील देने का अधिकार था, उसे इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी वजह से इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया था, अंधा कानून भी जो है इसको कहा गया था। क्यों? क्योंकि डाउट के बेसिस पर
कहने का मीन ये था कि वो किसी को भी मन उठाकर गिरफ्तार कर सकते थे, और दूसरी चीज ये थी उसे कितने भी समय तक जो है जेल में रख सकते थे, कोई समय सीमा उनकी फिक्स नहीं थी। इस प्रकार का जो है ये क्या था, एक रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट इसको क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो है बना हुआ एक्ट था। ये बना कब था, 1917 को, जबकि इसको परमिशन मतलब ये जो लागू हुआ था, ये पास जो हुआ था वो कब हुआ था, 17 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। और इस एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है डाउट के बेसिस पर अरेस्ट किया जा सकता है, और उस व्यक्ति को ना अपील करने का अधिकार था, ना ही दलील देने का जो है अधिकार था। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में फिर क्या हुआ कि दिस वॉज कॉल्ड ए ब्लैक लॉ, इसे ही जो है क्या कहा गया, फिर काला कानून कहा गया। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको काला कानून क्यों कहा गया, तो यही क्या था, रोलेट एक्ट क्या था, ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अपील करने का नहीं था, दलील करने का नहीं था, ना ही उसको बताया जाता था भाई मैं तेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आगे फिर क्या हुआ। देखो बेटा इसमें जलियांवाला बाग मैसर्स, जलियांवाला मैसर की अपन बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये था कि रोलेट एक्ट जब आया तो उसका अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ उसका। ठीक है, तो देखो उसमें ऑन 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, 13 बैसाखी का दिन था, इस दिन बैसाखी त्योहार है, ठीक है, उसका दिन था 1919 को। ठीक है, तो देखो इसमें फिर क्या हुआ, इसमें एन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग में एक क्या रखी गई, एक मीटिंग रखी गई, एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, किसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट अभी आपको मैंने बताया काला कानून था, ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को डाउट के बेसिस पर गिरफ्तार किया जा सकता। अब देखो जनरल 20,000 वोमेन मैन एंड चिल्ड्रन गैदर्ड देयर, वहाँ पे लगभग कितने व्यक्ति तैयार थे, इकट्ठे थे, 20,000 व्यक्ति, उसमें महिलाएं भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, यंग भी आ गए, सभी थे। लगभग कितने व्यक्ति थे वहां पर बेटा, 20,000 व्यक्ति थे। कहाँ पर की बात हो रही है, ये जलियांवाला बाग की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो जनरल डायर एंटर्ड द असेंबली एंड ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द पब्लिक। वहीं पर जनरल डायर ने एंट्री की और जलियांवाला बाग के जो गेट थे वो बंद कर दिए थे उसने, और वहीं पर जो है लोगों की ओपन फायर शुरू कर दी, लोगों के ऊपर फायरिंग जो है शुरू कर दी, सभी लोग निहत्थे थे। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, फायरिंग कंटिन्यू टिल द कार्टेजेस वर फिनिश्ड। उसने जब तक फायरिंग चालू रखी जब तक कि उसके कार्टेजेस जो थे वो समाप्त नहीं हो गए थे, मतलब उसके जो कारतूस थे जब तक समाप्त नहीं हो गए थे तब तक उसने जो है गोलीबारी क्या रखी, जारी रखी। ठीक है, अब देखो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 379 पीपल वर किल्ड। यदि अपन सरकारी आंकड़े देखें, मतलब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे कितने लोगों की हत्या हुई थी, 379 लोगों की हत्या हुई थी। बट द कांग्रेस कमेटी क्लेम्ड दैट नंबर ऑफ पीपल किल्ड वाज अराउंड 1000। लेकिन वो जो कांग्रेस कमेटी थी उसने भी एक जांच कमेटी बनाई थी,
ठीक है। तो उसमें ये बताया गया कि लगभग 1000 व्यक्तियों की हत्या हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की हत्या हुई थी, 379 लोगों की हत्या हुई थी। और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस के अनुसार कितने लोगों की हत्या हुई थी, लगभग 100 आदमियों की जो है हत्या हुई थी। ठीक है बेटा, तो यही क्या था आपका जलियांवाला बाग मैसर्स था। इसमें आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहां पर, और उसी में जो है लगभग 20,000 महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सभी थे। और वो किसके विरोध में वहां पर इकट्ठा हो रखे थे, ये जो रोलेट एक्ट बना था, रोलेट एक्ट का जो कानून लागू हुआ था, उस कानून के विरोध में वो वहां पर खड़े थे, धरना दे रहे थे। उसी दौरान जनरल डायर वहां आए और उन्होंने सभी पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी, और जब तक उसके कारतूस खत्म नहीं हो गए थे तब तक वो उन पर लगातार गोलीबारी करता रहा, जिस चक्कर से लगभग वहां पर 1000 आदमी मारे गए। लेकिन यदि सरकारी आंकड़ों की माने तो वहां पे 379 लोग जो हैं मारे गए थे। ठीक है बेटा, अब अपन जो है नेक्स्ट अपन देखेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट की जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा चर्चा करेंगे। ओके बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।